अभी हम बात कर रहे थे कि सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला एक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड द बाइंडिंग एनर्जी कर्व वर्सेस न्यूक्लियॉन नंबर। तो इसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स जो है वो ऐड अप करेंगे। सबसे पहली जो मैंने बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व को देखते ही आपके पास जो सबसे पहली चीज आती है वो आपको नजर आता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि आप कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन जो सॉरी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कांस्टेंट है, यानी बी ओवर ए जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि बी इज प्रोपोर्शनल टू ए, या बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दी मास नंबर ए। और अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को लिखें यहाँ पर, तो उसको आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करके यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय वही ए आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस कांस्टेंट के साथ भी और बाइंडिंग एनर्जी के साथ भी मैंने वी लिखा हुआ है, दैट इज वाई हम इसको वॉल्यूम टर्म कह रहे हैं। अब ये कैसे हम यानी ये टर्म कहाँ से आ रही है, इसकी थोड़ी सी फिजिक्स देख लेते हैं। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। फर्ज करें वो न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है, ये डेफिनेटली नहीं होता लेकिन बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस है। अब क्या होगा कि उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह हैं, तो हर एक को आप न्यूक्लियॉन ही कहते हैं। ये पूरे न्यूक्लियस के वॉल्यूम में फैले हुए हैं। कुछ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो आपके उस स्फीयर के सेंटर के करीब होंगे, कुछ न्यूक्लियस जो हैं वो सरफेस के करीब होंगे, कुछ न्यूक्लियॉन जो है वो तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक बात आप ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पूरे न्यूक्लियस का जितना भी वॉल्यूम होगा, उस पूरे वॉल्यूम में जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी अगर आप एक किसी भी जगह पे एक प्रोटॉन देखें न्यूक्लियस में, तो उसके इर्द गिर्द जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो वही होगी जो किसी और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के इर्द गिर्द वाले न्यूक्लियॉन्स की तादाद होगी। तो कहने का मकसद है कि हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उसके इर्द गिर्द जो उसके नेबर्स हैं उनकी तादाद ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। यानी अगर एक न्यूक्लियॉन के इर्द गिर्द 10 एटम गिन सकते, 10 न्यूक्लियॉन आप गिन सकते हैं, तो दूसरा कोई न्यूक्लियॉन रेंडमली चूज कर लें तो उसके इर्द गिर्द भी ऑलमोस्ट 10 ही न्यूक्लियन होंगे। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियन डेंसिटी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये जो न्यूक्लियन डेंसिटी है ना, ये पूरे न्यूक्लियस में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ये क्या होता है, सेम होता है, यानी एक जितने न्यूक्लियन होते हैं। अब हम क्या ज्यूम करते हैं कि जी जितने भी न्यूक्लियन हैं उनके दरमियान एक फोर्स है जो कि बाइंड करके रखती है उनको, ठीक है। बाइंडिंग फोर्स होती है जो प्रोटॉन को प्रोटॉन से बांधती है। ये मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात नहीं कर रहा, ये न्यूक्लियर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि एक न्यूक्लियर फोर्स है जो इन सारे न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो फोर्स है इसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन अब यहाँ पर होता ये है कि अगर एक न्यूक्लियन बाकी सारे न्यूक्लियन, मसलन अगर आपके पास 3 न्यूक्लियन हो तो वो तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, वो तीनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएंगे। इसी तरह 4 न्यूक्लियन है एक न्यूक्लियस में, चार मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है फॉर एग्जांपल, जैसे आप बात कर सकते हैं हीलियम की। अब उसमें भी क्या होगा कि हर न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन पे फोर्स लगाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लगाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी लगाएगा। क्लियर है? तो अगर आपके पास दो न्यूक्लियन हो तो 4 टर्म्स आती हैं, ठीक है। अब 2 न्यूक्लियन के लिए 4 न्यूक्लियर फोर्स की टर्म्स आनी चाहिए, जिसका मतलब है कि आपका जो बाइंडिंग एनर्जी है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्योंकि अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, यानी 4 टर्म्स आएंगी बाइंडिंग एनर्जी की, 4 बाइंडिंग फोर्सेस की टर्म्स आएंगी अगर 2 न्यूक्लियन होंगे। सिमिलरली अगर 3 न्यूक्लियन होंगे तो आपके पास 9 टर्म्स आ जाएंगी एंड सो ऑन। तो थ्योरेटिकली हम अगर सोचें कि हर प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन पर और हर न्यूट्रॉन दूसरे प्रोटॉन पर और प्रोटॉन प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर फोर्स लगाए, तो तमाम न्यूक्लियंस मिलकर जो बाइंडिंग एनर्जी बनाएंगे दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। बट एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चल रहा है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो इसकी जो रीजन हम सामने आती है कि ये ए स्क्वायर को प्रोपोर्शनल नहीं कर रहा, उसकी रीजन ये है कि हर न्यूक्लियन जो है ना वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द वाले जो नेबर्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाता है। यानी मिसाल के तौर पर
अगर मेरे पास दो न्यूक्लियन है और एक न्यूक्लियन जो है वो न्यूक्लियस के एक किनारे पर बैठा हुआ है और दूसरा न्यूक्लियन जो है वो न्यूक्लियस के दूसरे किनारे पर बैठा हुआ है, तो दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो न्यूक्लियन है लेफ्ट वाला फॉर एग्जांपल, ये राइट वाले के ऊपर जो है वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, वो इंतहाई फोर्स की मिकदार क्या है, कम। लेकिन वही न्यूक्लियन जो अपने साथ वाले न्यूक्लियन है, जो बिल्कुल उसके करीब करीब वाले न्यूक्लियन है, उन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो ये होगा ये कि आपने यहाँ पर ये चीज देखनी है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज बेसिकली शॉर्ट रेंज, यानी एक खास हद से ज्यादा जब दूर चले जाते हैं दो चीजें, प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या जो भी है, न्यूक्लियन न्यूक्लियन हम कहते हैं, तो दो न्यूक्लियन अगर एक दूसरे से ज्यादा खास हद से दूर चले जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स अपना काम नहीं करेगी। इसका मतलब है न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूक्लियंस को बाइंड करने का काम करती है, ये सिर्फ शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी करीब करीब वाले जो न्यूक्लियंस होते हैं उन्हीं के ऊपर वो एक्ट करती है, जिसकी वजह से आप सारे न्यूक्लियंस का जो इफेक्ट है वो नहीं लेते और आपकी बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ ए के प्रोपोर्शनल जाती है, वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं जाती। क्लियर है? तो यानी पहली जो टर्म है इससे आपको ये पता चल गया कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, क्योंकि थोरेटिकली ए स्क्वायर पे जाना चाहिए बट एक्सपेरिमेंटली नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि हमने न्यूक्लियर फोर्स को पूरे न्यूक्लियस के ऊपर जो लिया था, पूरे वॉल्यूम के ऊपर जो लिया था, वो इस तरह नहीं होती, बल्कि उसमें हर न्यूक्लियन अपने खास जो करीबी जो न्यूक्लियंस हैं उन्हीं के ऊपर फोर्स लगाता है, जो कंसिडरेबल फोर्स होती है। दूर वाले न्यूक्लियन के ऊपर वो फोर्स नहीं लगाता विद इन न्यूक्लियस। तो इसलिए ये पहली टर्म आपकी प्रोपोर्शनल टू ए है, और उसके साथ ये वॉल्यूम टर्म का जो कांस्टेंट है इसकी कोई वैल्यू भी होती है जो आप एक्सपेरिमेंटली या एम्पिरिकली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी टर्म, यानी ये आपका समझ लें कि ये बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हमने बनाया है, एस्टिमेट हमने लगाया। लेकिन अब हम इसके अंदर करेक्शंस करेंगे, यानी ये फार्मूला आपको स्ट्रेट लाइन दे देगा, यानी ये जो पहला आपने एस्टिमेट लगाया है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, उससे आपको बाइंडिंग एनर्जी की वो जो स्ट्रेट लाइन वाला करेक्टरिस्टिक था वो एक्सप्लेन हो गया। बट आपने ये देखा था कि वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं थी, बल्कि हैवी न्यूक्लियाई के लिए वो स्ट्रेट लाइन से बिलो जा रही थी बाइंडिंग एनर्जी, और कुछ लाइट न्यूक्लियाई के लिए लेस देन 60 के लिए वो ज्यादा भी जा रही थी, और बिल्कुल लाइट न्यूक्लियन के लिए तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही थी। तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट फार्मूला ठीक नहीं है। अब इसके अंदर हम करेक्शन करेंगे, यानी इसके अंदर कुछ ऐसा टर्म्स ऐड या माइनस करेंगे ताकि हमारा ग्राफ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाए जो हमने बनाना है। अब इसके बाद दूसरी टर्म इसके अंदर आती है सरफेस टर्म। अभी हमने यहाँ बात की कि जो न्यूक्लियंस हैं ये पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैले होते हैं, पूरे वॉल्यूम के अंदर फैले होते हैं, और हर न्यूक्लियन जो है वो अपने नेबर्स के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। लेकिन जब आप नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को काउंट करेंगे कि कितने न्यूक्लियंस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस काउंटिंग के दौरान हमें पता चलेगा कि वो न्यूक्लियन जो न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, कोर के अंदर नहीं बैठे हुए, उनके पास तो ज्यादा नेबर ही नहीं होंगे। यानी एक न्यूक्लियन जो सेंटर पे बैठा हुआ है उसके तो चारों तरफ जो है वो हर तरफ जो है वो न्यूक्लियंस ही न्यूक्लियंस मौजूद हैं और वो सब पे फोर्स लगाएगा। लेकिन जो सरफेस के ऊपर न्यूक्लियन मौजूद होंगे उसके चारों तरफ तो न्यूक्लियन नहीं है, उसके तो सिर्फ एक तरफ न्यूक्लियन होंगे जो कि अंदर वाली साइड पे हैं, बाहर वाली साइड पे तो कोई नहीं है, वहां तो न्यूक्लियस खत्म हो रहा है, उसकी बाउंड्री है जहाँ पे वो बैठा हुआ है। तो सरफेस के जो न्यूक्लियंस हैं वो उतने ज्यादा न्यूक्लियंस पे फोर्स नहीं लगाते जितने अंदर वाले लगाते हैं। लेकिन हमने ऊपर क्या कहा था कि सारे न्यूक्लियंस जो है वो अपने इमीडिएट नेबर्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक टर्म माइनस करनी पड़ेगी, ये टर्म जो है ये सरफेस टर्म है। ठीक है, तो सरफेस न्यूक्लियन जो होते हैं वो कम नेबर्स उनके होते हैं जिन पे वो फोर्स लगाती है, इसलिए जो ओरिजिनल आपका फार्मूला था उसमें से आपको ये टर्म माइनस करनी पड़ेगी, जिसको आप सरफेस टर्म कहते हैं, विच इज माइनस ए एस टाइम्स ए पावर 2/3, वेयर ये जो a/2/3 वाला फैक्टर है ये आप वॉल्यूम से निकाल रहे हैं। यानी अगर न्यूक्लियस का रेडियस आर हो तो आपको पता है कि उसका वॉल्यूम आर क्यूब में जाता है, और वो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल था ए के, तो लिहाजा आर इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू 1/3। अगर आप सरफेस टर्म बनाना चाहते हैं तो आर की बजाय आपको आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए पावर 2/3। यानी सरफेस टर्म के लिए जो न्यूक्लियन जो है वो जो एरिया कवर करेंगे वो प्रोपोर्शनल होगा ए पावर 2/3 के। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू ए पावर 2/3। माइनस साइन ये बता रहा है कि आप लेस एनर्जी ले रहे हैं एज कंपेयर टू दी वॉल्यूम टर्म।
यानी वॉल्यूम टर्म में से आपने इस टर्म को माइनस करना है, ये बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे। और ए एस जो है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके एक कांस्टेंट आया है जिसको आप सरफेस टर्म कांस्टेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, अब प्रोटॉन्स तो चार्ज पार्टिकल हैं, और कूलम लॉ हमें ये बताता है कि जहां भी दो एक जैसे चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। तो जब वो रिपेल करेंगे तो उससे भी क्या होगा, एनर्जी में कमी आ जाएगी, यानी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो प्रोटॉन्स को आपस में बाइंड नहीं रहने देंगे। दो प्रोटॉन है फॉर एग्जांपल, वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, मतलब ये कि वो बाउंड नहीं रह पाएंगे, और न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसको वो ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं कर पा रहे, प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका मतलब एक कूलम रिपल्शन टर्म भी आपको जो है वो इसके अंदर माइनस करनी पड़ेगी, अपनी जो ओरिजिनल बाइंडिंग एनर्जी की टर्म थी उसमें से। तो ये जो कूलम टर्म है इसकी कैलकुलेशन आपके नोट्स में की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, ये बहुत आसान सी टर्म है। ये जो है ना, ये पहली चीज जो है 3/5 E² /4 πε0 r नॉट, इसको आप इन जनरल जो है वो जस्ट एक कांस्टेंट के तौर पे लिख सकते हैं। ये ए सी कांस्टेंट टर्म है जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाली टर्म है। तो बेसिकली जो z-z/z-1 वाली और डिवाइडेड बाय a⁻1/3 वाली जो टर्म है, दिस इज द कूलम रिपल्शन टर्म। ठीक है, ये आपको बता रही है कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, मतलब z वाला जो प्रोटॉन है वो z-1 प्रोटॉन्स के साथ रिपेल करेगा। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ अगर 4 प्रोटॉन होंगे तो वो 4 प्रोटॉन बाकी 3 यानी एक प्रोटॉन जो उनमें से होगा वो बाकी चारों के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे z/z-1 वाली टर्म आई है। और दूसरी चीज ये भी है कि ये जो आपका रेडियस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपको पता है ना कि कूलम फोर्स जो होती है वो 1/r² से वेरी करती है, तो एक r0 आपको यहाँ नजर आ रहा है और एक r यहाँ पे भी आना है, और पहले आपने देखा कि r इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3, देयरफॉर यहाँ पर आपने r की बजाय इसको a⁻1/3 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करके यहाँ पर कांस्टेंट डाल के इसको ए सी z/z-1 मल्टीप्लाई बाय ये जो नीचे वाली टर्म थी इसको ऊपर ले गए हैं। तो ये कूलम रिपल्शन टर्म है, क्योंकि रिपल्शन से प्रोटॉन दूर जाएंगे, बाउंड नहीं रहेंगे, उनकी बाउंडिंग एनर्जी कम होगी, लिहाजा इसके साथ भी माइनस लगाना है। उसके बाद एक और टर्म इसके अंदर हम देखेंगे, सिमेट्री टर्म इसको कहते हैं। बेसिकली एसिमेट्री टर्म है, लेकिन बुक ने इसके लिए वर्ड सिमेट्री टर्म यूज किया हुआ है। वो ये है कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई या लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनमें आमतौर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना ये बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पे आप हीलियम को ले लेना, तो हीलियम का मास है 4, अब उसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। हीलियम 2,4 की मैं बात कर रहा हूँ जो कि स्टेबल न्यूक्लियाई है। हाँ, तो हीलियम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बराबर है। इसी तरह बेरिलियम को भी आप देख लीजिएगा, या कार्बन, या इस तरह की चीजें जो हैं मतलब कार्बन जो होती है C612, तो उसके अंदर 12 मास है और 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। क्लियर है, वो भी स्टेबल होती है C12 जो है। तो लाइट न्यूक्लियाई के अंदर ये देखा गया है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हैवी न्यूक्लियाई में ऐसा नहीं होता। हैवी न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई हैवी होता जाता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं न्यूक्लियस में, उसका Z जो है वो इंक्रीज करता जाता है, तो कूलम रिपल्शन भी ज्यादा होती जाती है। मसलन यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं, जिसका मतलब है कि उसके अंदर जो प्रोटॉन्स की रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा होगी, और कूलम रिपल्शन टर्म जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि Z की वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो लिहाजा आपकी बाइंडिंग एनर्जी अच्छी खासी नेगेटिव हो गई होगी, मतलब ये कि आपका न्यूक्लियस जो है वो अच्छा खासा अनस्टेबल हो गया होगा। यही वजह है कि आप कहते हैं कि वो रेडियो एक्टिव हो जाता है और स्टेबल नहीं होता, और उसमें से जो है वो डिसइंटीग्रेशन उसकी शुरू हो जाती है। अब उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हैवी न्यूक्लियस में ज्यादा होते हैं। मसलन यूरेनियम के अंदर यूरेनियम 235 की बात कर लें, तो यूरेनियम 235 जो है उसका मास 235 होता है और प्रोटॉन उसमें 92 होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो है उसमें 143 होते हैं। यानी यूरेनियम में 143 न्यूट्रॉन है और 92 प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंसिडरेबली ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि अगर यूरेनियम को आप चाहते हैं कि वो कुछ स्टेबल रहे, या यूरेनियम के अलावा बाकी भी सारे इसमें आ जाएंगे हैवी न्यूक्लियर,
तो वो स्टेबल तभी रह सकते हैं अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चूंकि ज्यादा हो गए हैं, उनकी कूलम रिपल्शन ज्यादा हो गई है, तो उन्होंने बाइंड नहीं रहने देना न्यूक्लियस को, आपस में बाउंड नहीं रहने देना। तो उस बाउंडिंग फैक्टर को कंपनसेट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है नेचर में, और वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो फिर जो है वो कंपनसेट करती है नेगेटिव एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि रिपल्शन एनर्जी होती है। तो इस तरह से वो अपनी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत जो है वो बरकरार रखते हैं। लेकिन जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर ये देखा गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो टर्म है कि जी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद जो है वो सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक का मतलब है ऑलमोस्ट सेम होती है, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। तो इस टर्म को भी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी की सिमेट्रिक टर्म। लेकिन असल में ये होती है एसिमेट्रिक टर्म, यानी हमने वो न्यूक्लियाई जो है उनको काउंट करना होता है, उनको भी देखना होता है जो एसिमेट्रिक है, यानी जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उन उन उनके लिए आप जो बाइंडिंग एनर्जी की टर्म लिखेंगे वो अगेन माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और उसका जो फार्मूला है वो ये वाला होता है, यानी a माइनस टू जी स्क्वेयर ओवर a, और a ये जो स्मॉल a है दैट इज अगेन दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और माइनस का मतलब ये होता है कि ये भी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रही होती है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को ओवरऑल कम करती है जो आप हैवी न्यूक्लियर की तरफ जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि लाइट न्यूक्लियर में Z जो है प्रोटॉन नंबर, ये टोटल मास का हाफ होता है। यानी हीलियम में फॉर एग्जांपल मास 4 था, तो 4/2 क्या होगा, 2, तो प्रोटॉन उसमें 2 होंगे। तो इस तरह से जो है वो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आखिरी टर्म इसके अंदर एक और आपको लेनी पड़ती है, वो है पेयरिंग टर्म। पेयरिंग टर्म, ये पेयरिंग टर्म का तलब बेसिकली होता है इवन नंबर और ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए। इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। यानी अब होता यह है कि फर्ज करें आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद आपने देखी। तो अगर यहाँ पर अब 3 पॉसिबिलिटीज हैं, वो ये बताती हैं कि मसलन अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इवन हो, यानी इवन इवन है, तो फिर उस केस में आपको इस तरह की एक टर्म जो है उसके अंदर प्लस करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। अगर Z और N ऑड हो तो फिर आपको ये टर्म जो है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऑड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड है, यानी 3 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है, इस तरह की बात है, तो फिर आपको ये टर्म माइनस करनी पड़ती है। और अगर टोटल आपका जो मास है, मास नंबर है वो ऑड है, यानी 7 है फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टिकल का मास 7 है या 9 है, तो फिर उसके लिए ये वाली टर्म जो है वो एब्सेंट होती है, उसके लिए आपको ये टर्म ऐड नहीं करनी पड़ती। इसकी रीजन जो है वो अभी मैं आपको नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, वहां से मैं आपको ये करके देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। सेमी इंपिरिकल मैथ्स फार्मूला वाला टॉपिक है जिसको हमने स्टार्ट किया है, और ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है, ये बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हमने बना लिया। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन की है कि आर कैसे प्रोपोर्शनल आता है 1/3 के, ये चीज़ें आपने देख लेनी है, इन्हें डेंसिटी कांस्टेंट से उसने निकाला हुआ है। तो ये आगे डिफरेंट टर्म्स को वो डिस्कस कर रहा है, एसिमेट्री टर्म है, पेयरिंग टर्म है, और ये सारा कुछ है। इसमें थोड़ा सा उसने लेक्चर मिस करके दरमियान में एक और टॉपिक डिस्कस किया है, लेकिन वो आपने नहीं करना, ये वाला एप्लीकेशन वाला ये हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये की है कि पेजेस आगे पीछे किए हुए हैं। तो ये बीच में न्यूमेरिकल्स जो आ रहे हैं, ये अगला टॉपिक है जहाँ पे आप एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो ये है मिसिंग लेक्चर, इसमें लिखा भी हुआ है। तो ये देखें, ये पहली टर्म थी वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ठीक है, और फिर ये दूसरी टर्म थी सरफेस एनर्जी टर्म, 3 टर्म जो है वो नीचे डिस्कस कर आया है। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे इसने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है। ये तीसरी टर्म आ गई कूलम एनर्जी टर्म, ठीक है, और उसके बाद फिर चौथी टर्म भी आ जाएगी। फाइनली इसने ये फार्मूला यहाँ लिखा है, मैं आपको दोबारा वो दिखाता हूँ कि कहाँ इसने, तो ये मिसिंग लेक्चर आ गया दरमियान में। इसने एक और टॉपिक जो है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ दिस सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, वो भी किया हुआ है, लेकिन वो मिसप्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये हाँ ये है जहाँ से आप इसको कर रहे होते हैं। किधर गया? ठीक है जी, तो ये आ गया। तो ये इसमें टर्म भी इसने बताई हुई है।
फिर उसके बाद पेयरिंग टर्म के लिए उसने ये बताया हुआ है। तो ये मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताना चाहता था, बड़ा खूबसूरत तरीके से उसने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। तो आप देखें, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपका जो मैथ्स है वो इवन हो मैथ्स नंबर, या फिर आपका मैथ्स नंबर ऑड हो। अगर इवन मैथ्स नंबर है तो उसमें फिर इस तरह पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इवन कैसे बनता है कि आपका जेड भी इवन हो, एन भी इवन हो, जिसको उसने इवन इवन न्यूक्लियर कहा है, या फिर आपका जेड भी ऑड हो और एन भी ऑड हो। पता है ना, आप जब ऐड करते हैं दो ऑड्स को तो इवन ही मिलता है, यानी 1+1 करेंगे तो भी 2 होगा, और अगर आप 0+2 करेंगे तो भी 2 होगा, ठीक है, या 2+0 करेंगे तो भी 2 होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज बनी, इवन इवन न्यूक्लियर, ऑड ऑड न्यूक्लियर। फिर उसके बाद अगर आपका टोटल मास अगर आपने ऑड बनाना है तो उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इवन ऑड न्यूक्लियर यानी जिसमें जेड इवन है, एन ऑड है, और ऑड इवन न्यूक्लियर जिसमें जेड ऑड है और एन जो है वो क्या है, इवन है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि क्लोज स्टडी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी हमें ये बताती है कि जो इवन इवन न्यूक्लियाई हैं वो, यानी ये वाले इवन इवन न्यूक्लियाई, ये वाला पहले वाला, ये इवन इवन न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन होंगे, ये मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल होता है, इन स्ट्रॉन्गली बाउंड एलिमेंट्स होते हैं। ये आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व से देख के पता चलेगा कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे आप फेरस को देख ले, 56 था ना, इवन था उसका भी मास, जो कि मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है नेचर में। जबकि दूसरे जो हैं इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्लियाई है, यानी आप ये वाले देख सकते हैं जिसमें ओवरऑल ऑड बनता है मास, ऑड ए वाले जो न्यूक्लियाई हैं, यानी इवन ऑड या ऑड इवन है, तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है, लेस बाइंडिंग एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू दी इवन इवन न्यूक्लियाई। और फाइनली ये ट्रेंड जो है वो ये है कि ऑड ऑड जो है, ठीक है जी, ये वाला जो ऑप्शन है ऑड ऑड न्यूक्लियर जिसमें दोनों ऑड होते हैं, ये सबसे कम होते हैं, लीस्ट बाउंड होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं, इसलिए लीस्ट अबंडेंट भी होते हैं। क्लियर है, इनका सबसे कम जो बाउंड बाउंड न्यूक्लियर हैं वो वाले होंगे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ऑड होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑड होगा। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है, फिर ये इसने नीचे रीजन भी उसकी बताई है कि दिस इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द सेम टाइप विद अपोजिट स्पिन। यहाँ स्पिन का चक्कर असल में आता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, डिटेल में हम स्पिन को पढ़ेंगे भी। तो जिस तरह आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में देखा था ना कि दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में सेम स्टेट में नहीं रह सकते, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी अप नहीं हो सकती। तो ये होता क्या है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अप होगी तो आपकी एनर्जी जो है ना वहाँ पे ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में चलाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं। ये नेचर का असूल है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन में भी आपने ये चीज देखी होगी कि बेसिकली जितने भी नेचुरल सिस्टम है वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसी स्टेट में रहना चाहते हैं जहाँ एनर्जी कम से कम खर्च हो, मिनिमम एनर्जी हो। तो ये मिनिमम एनर्जी तभी आ सकती है कि अगर एक की स्पिन अप हो और दूसरे की स्पिन क्या हो, डाउन हो। तो ये दोनों अप स्पिन और डाउन स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्टिकल्स हैं, ये आपस में कंबाइन होकर अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं। स्पिन वाले आर्टिकल में हम क्वांटम स्पिन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे कि डिफरेंट या अपोजिट स्पिन वाले पार्टिकल्स कंबाइन होकर अपनी पूरे सिस्टम की एनर्जी को मिनिमाइज कर देते हैं। क्लियर है, तो यही बात इसने यहाँ पे की हुई है कि पेयरिंग हो जाती है न्यूक्लियॉन्स की, डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स जो है वो आपस में पेयरिंग करने लग जाते हैं अपोजिट स्पिन वाले। इस पेयरिंग से क्या होता है कि बहुत सी एनर्जी जो है वो सेव हो जाती है सिस्टम की, और वो बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करवा देती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मिल जाती है सिस्टम को बाउंड करने के लिए, ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है न्यूक्लियस के पास अगर डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स जो है वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये इसकी जो है वो रीजन है, इसको आपने यहाँ से भी देख लेना है, बुक के अंदर भी डिटेल में लिखा हुआ है। तो फाइनली मैं बस अब फाइनल कमेंट्स के लिए मैं दोबारा नोट्स के ऊपर वापस जाता हूँ। तो दिस टर्म, ये वो टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेयरिंग टर्म, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ आपको नजर आ गई है। पेयरिंग टर्म आपको इस तरह ऐड करनी पड़ती है, अगर दोनों इवन हो, दोनों ऑड हो, ठीक है ना, दोनों ऑड हो तो ये देखिए माइनस में यानी लीस्ट बाउंड के लिए है, और दोनों इवन हो तो मोस्ट स्टेबल के लिए प्लस करना पड़ता है।
और अगर ऑड हो जाए तो उसके लिए आपको कोई बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपका मास टोटल ऑड हो जाए। अच्छा, इसमें इसके बाद नेक्स्ट पेज देखता हूँ अगर आ जाए तो कल हेल्ड हो गया सिस्टम। तो ये जो अब हमने किया ये है कि 5 डिफरेंट टर्म्स जो हैं उनको हमने देखा। बाइंडिंग एनर्जी में पहली टर्म थी वॉल्यूम टर्म, जो कि हमारा फर्स्ट एस्टिमेट था स्ट्रेट लाइन वाला। लेकिन बाद में हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनती, उसमें कुछ कमी पेशी आती है। तो डिफरेंट लाइट न्यूक्लियर के लिए और पैटर्न्स आते हैं, स्टेबल के लिए और हैवी न्यूक्लियर के लिए और आते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर आपने सरफेस टर्म की बाइंडिंग एनर्जी माइनस की, क्योंकि बाहर वाले न्यूक्लियॉन जो हैं वो सारे नेबर्स पे एक्ट नहीं करते, तो न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होती है। और उसके बाद कूलम इंटरेक्शन, डिफरेंट प्रोटॉन्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो बाउंड नहीं रहने देते, तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। फिर सिमेट्रिक टर्म आ गई, जिसमें आपने देखा कि जो हैवी न्यूक्लियर हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं। तो इस एसिमेट्री की वजह से भी बाइंडिंग एनर्जी में कमी आती है। और प्लस ये वाली जो पेयरिंग टर्म है जो डिपेंड करती है डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर, उसकी ये वाली वैल्यू आती है और वो आप उसमें ऐड अप करते हैं, क्योंकि पेयरिंग जो है वो अपोजिट स्पिन के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो जब पेयरिंग करते हैं तो उससे मजीद बाइंडिंग एनर्जी मिलती है और वो ऐड अप होती है। तो ये तमाम कंबाइनिंग ऑल दीज टर्म्स, आपको ये फाइनल जो फार्मूला मिला है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, जो कि थ्योरेटिकल मॉडल है टू एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो इसको अब अगर इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करें उस मैथ्स वाले फार्मूले में जो आपने शुरू में बनाया था, जिसमें आप यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मैथ लिखते हैं और माइनस जो है वो बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। यानी मैथ डिफेक्ट वाले फार्मूले में से आपने मैथ्स को उधर ले गए हैं और बाइंडिंग एनर्जी को इधर ले गए हैं। जैसे आपने बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन की थी क्वेश्चन 3 के अंदर, ये वहां से बाइंडिंग एनर्जी इधर थी तो इसको मैं इधर ले आया हूँ और मास को उधर ले गया हूँ। तो ये फार्मूला आपको फाइनली मिल गया है, जिसमें बी की जो वैल्यू है वो ये यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है। तो दिस इज दी सेमी इंपेरिकल मैथ फार्मूला। इस फार्मूले की अब आगे एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आप न्यूक्लियस की बहुत सी बाइंडिंग एनर्जी को भी एक्सप्लेन करते हैं और भी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि अल्फा डिके, बीटा डिके वगैरह, उनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, जो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स इसके अंदर आ रहे थे उनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। मसलन वॉल्यूम टर्म के लिए जो कांस्टेंट था, एम्पिरिकली देखा गया है कि उसकी इतनी वैल्यू हो सकती है, पर्टिकुलरली सरफेस टर्म के लिए ये वैल्यू हो सकती है, कूलम के लिए ये जो कांस्टेंट्स हैं, और सिमेट्रिक टर्म के लिए जो है वो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। जो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला आपने बना लिया था, अब हम ये करते हैं कि ए को कांस्टेंट रखते हुए, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मास नंबर सेम रहे तो फिर जो एम्पिरिकल मास फार्मूला है ये जेड के साथ मिलकर एक पैराबोला बनाता है। ये पैराबोला बुक के अंदर बना हुआ है और वहां से भी मैं आपको ये दिखा भी दूंगा। तो उस पैराबोला का जो सेंटर है वो हमने निकालना होता है। इसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ मास। मास फार्मूले को मिनिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करें किसी भी चीज को, यानी बाइंडिंग एनर्जी को मिनिमाइज करना या मास को मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन नंबर। तो पार्शियल एम बाय पार्शियल जी को इक्वल टू जीरो करें तो जेड की जो मिनिमम वैल्यू आपको मिलती है उसका ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। ये अब आप कैलकुलेशन थोड़ी सी खुद कर सकते हैं, जस्ट टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द सेमी इंपिरिकल फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू जेड by taking the mass number a as constant। तो फाइनली आपको जो है वो ये वाली वैल्यू मिनिमम मिलती है। अब चूंकि आपने ऊपर देखा भी था कि जो सिमेट्रिक वाला जो कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू है 23 MeV, जबकि जो कूलम्ब रिपल्शन वाला कांस्टेंट है उसकी टर्म है, उसकी वैल्यू है 0.72। तो 23 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 0.72। so that means कि symmetric term is greater than coulomb term। तो उस केस में आप इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सिमेट्रिक टर्म है, ये सिमेट्रिक टर्म है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और इसी तरह ये जो कूलम टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज जो हैं वो कम होंगी। तो अगर आप यहाँ से सिमेट्रिक टर्म को कॉमन ले लें ऊपर से भी नीचे से भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म बाहर निकल आएगी, ये वाली टर्म बाहर निकल आएगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगी। ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि
इन दोनों के मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो लिहाजा ये वेरी नेग्लिजिबल टर्म है। और नीचे आपके पास जो है वो ए सी ओवर एसिमेट्रिक वाली टर्म बचेगी जो कि यहाँ पे आ रही है। और ये आप इजीली इसको थोड़ा सा आप अब आप कर लीजिएगा एक स्टेप, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको नजर आ रहा है इस फार्मूले से कि अप्रोक्सीमेटली जो Z है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं, कम से कम कितने प्रोटॉन यानी चाहिए होंगे फॉर स्टेबिलिटी। तो ये जो है आपके पास A/2 के प्रोपोर्शनल आना चाहिए था, लेकिन साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी आ रहा है। ये एक्स्ट्रा फैक्टर ही बेसिकली एसिमेट्रिक टर्म की वजह से आया था। यानी आपने जो देखा था ना कि लाइट न्यूक्लियर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो ये फार्मूला इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब ए की वैल्यू स्मॉल होगी, लाइट न्यूक्लियर होंगे, तो फिर आपका ये वाला जो फैक्टर है ए स्क्वायर ये और स्मॉल हो जाएगा, और आप इस वाली टर्म को जीरो ले सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, तो 1/1 ही आ जाएगा। तो Z जो है अप्रोक्सीमेटली A/2 होगा। जैसे कि हीलियम में था कि अगर मास 4 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 4/2 मतलब 2 हो जाएंगे, तो 2 प्रोटॉन हो तो ऑटोमेटिकली 2 न्यूट्रॉन, तो वो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको आपने सिमेट्रिक बोला था। और लार्ज अगर आपकी वैल्यू हो यानी हैवी न्यूक्लियाई हो तो उसमें ए की वैल्यू जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, और उसकी जो वैल्यू है वो आती है 0.41। ठीक है, उसमें Z की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0.41 के बराबर आती है, यानी लेस देन A/2 आती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली जो है ये रिजल्ट पहले भी निकाला हुआ था, तो थेरेटिकली भी जो हमारा फार्मूला है वो सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इससे साबित ये हो जाता है कि हमने जो सेमी एम्पिरिकल मैथ फार्मूला बनाया है वो दुरुस्त है, और उससे जो भी न्यूक्लियस की करेक्टरिस्टिक्स आप फाइंड आउट करेंगे वो भी दुरुस्त होंगी। तो यहाँ तक आज हमारा लेक्चर है, और नेक्स्ट जो फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ सेमी एम्पिरिकल मैथ फार्मूला की तरफ जाएंगे।